आपको एक घर मिलता है रहने के लिए या एक बिल्डिंग जहां पे अपना बिजनेस शुरू कर सके। आपके लिए वो रेंट क्या है? खर्चा। लेकिन जिसकी वो बिल्डिंग खुद की ओन की हुई है उसके लिए क्या है? इनकम। उसको तो टैक्सेबल होगी इनकम। तो ये किसके अंडर फॉल करेगी? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। नाउ इन दिस वीडियो वी विल लर्न द टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अंडर इनकम टैक्स एक्ट। Hello everyone, welcome back to our channel Legal Professions. This is the first part on income from house property. अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक करना ना भूले एंड प्रेस द बेल आइकन इफ यू वांट द नोटिफिकेशन फॉर न्यू वीडियोस। हाउस प्रॉपर्टी से इनकम कैलकुलेट करने से पहले हम ये देखते हैं कि हाउस प्रॉपर्टी में इंक्लूड होता क्या क्या है। हाउस प्रॉपर्टी में कोई भी लैंड, कोई भी बिल्डिंग, चाहे रेजिडेंशियल चाहे कमर्शियल, कोई लैंड कोई लैंड इज एडजॉइनिंग टू एनी बिल्डिंग, दैट इज कवर्ड अंडर हाउस प्रॉपर्टी। सपोज यू हैव गिवन अ हाउस ऑन रेंट, आपने एक घर दिया, उस घर में साथ में गार्डन भी था, तो वो गार्डन भी आपकी हाउस प्रॉपर्टी में इंक्लूडेड मानी जाएगी। बट एक चीज का ध्यान आपको रखना है, क्या कि लैंड इज अपॉर्टेनेंट टू बिल्डिंग और बिल्डिंग इज अपॉर्टेनेंट टू लैंड। क्योंकि अगर बिल्डिंग इज अपॉर्टेनेंट टू लैंड दैट विल नॉट फॉल अंडर दिस कैटेगरी। क्योंकि अगर कोई बड़ा प्लॉट है उसके साथ एक स्टोर रूम है, दैट इज नॉट योर हाउस प्रॉपर्टी. That will be charged under income from other sources or PGBP, that is profit and gains from business and profession. It will be depend on the case to case that under which category it will fall. Now, under which section this income is chargeable to tax? This is section 22. सेक्शन 22 चार्जिंग सेक्शन है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का। देखते हैं ये क्या कहता है। ये कहता है कि कोई एनुअल वैल्यू है हाउस प्रॉपर्टी की, उसमें क्या इंक्लूड होता है? बिल्डिंग्स और लैंड अपॉर्टेनेंट देयर टू, और जिनका ऑनर है असेसी, जिसकी इनकम टैक्स असेस की जा रही है, ये इनकम क्या होगी? इट इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हमने ये देखा था कि प्रॉपर्टी में क्या क्या इंक्लूड होता है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि उस प्रॉपर्टी का ऑनर कौन होगा? असेसी। अब ऑनर में क्या क्या, ऑनरशिप में क्या क्या इंक्लूड होता है? एक एक्चुअल ऑनर यानी कि जो रजिस्टर्ड ऑनर है, दूसरा डीम्ड ऑनर। सेक्शन 27 कहता है कि डीम्ड ऑनर को भी इनकम टैक्स able है। Now let us see in what cases the assessee is considered as deemed owner and in what cases the income from house property is considered his income and is chargeable to tax. First is transfer to spouse. अगर कोई पर्सन अपने हस्बैंड या अपने वाइफ को कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है किसी पर्टिकुलर अमाउंट के लिए, नॉट इन द केस ऑफ सेपरेशन, यानी कि अगर हस्बैंड एंड वाइफ सेपरेट हो रहे हैं और वो एक दूसरे को किसी एक को ट्रांसफर करते हैं प्रॉपर्टी किसी पर्टिकुलर अमाउंट के लिए, एक्सेप्ट दैट सिचुएशन, अदर सिचुएशन में जो ट्रांसफरर होता है, जो असेसी होता है, वो डीम्ड ऑनर माना जाता है उस प्रॉपर्टी का, और जो भी उस प्रॉपर्टी की इनकम होती है दैट विल बी क्लब्ड इनटू द इनकम ऑफ द असेसी, यानी कि उस प्रॉपर्टी की इनकम असेसी की इनकम में ऐड कर दी जाएगी एंड दैट विल बी टैक्सेबल एंड असेसी विल बी कंसीडर्ड एज डीम्ड ऑनर, यानी कि ही इज विल बी द बेनिफिशियल ऑनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी। अब इसके पीछे रीजन क्या है कि सरकार ने ऐसा रूल क्यों बनाया कि वो इनकम क्लब हो जाएगी? क्या है, कई लोग इसके थ्रू टैक्स चोरी करते हैं, यानी कि अपनी टैक्स लायबिलिटी बचा लेते हैं सरकार को देने से। क्या करते हैं, वो अपनी प्रॉपर्टी जो है स्पाउस को ट्रांसफर कर देते हैं। अब वो जो इनकम है वो स्पाउस की मानी जाएगी, क्योंकि ही और शी इज द एक्चुअल ऑनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी। अब सरकार ने कहा कि आप इतनी आसानी से टैक्स चोरी कैसे कर लेंगे, हमें इतनी आसानी से बेवकूफ कैसे बना देंगे। हमने भी रूल बना दिया कि वो इनकम अगर आप इनएडिक्वेट अमाउंट के साथ ट्रांसफर करते हैं प्रॉपर्टी, तो इनकम जो होगी उस प्रॉपर्टी को वो आपकी इनकम के साथ क्लब कर दी जाएगी और टैक्सेबिलिटी में फॉल करेगी। ठीक। सेकेंड इज ट्रांसफर टू माइनर चाइल्ड। अब स्पाउस को नहीं कर सकते, उन्होंने ऑप्शन नहीं छोड़ा, अब कहते हैं माइनर चाइल्ड को ट्रांसफर कर देते हैं, क्योंकि माइनर चाइल्ड के केस में एग्जेम्पशन मिलती है। अगर तो इंटरेस्ट इनकम जाती है, कोई एफडी वगैरह हो, उसकी इंटरेस्ट इनकम जाती है चाइल्ड को, माइनर चाइल्ड को, तो वो उसमें 1500 की एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं, और जो बाकी इनकम है पेरेंट्स में से जिसकी भी हायर इनकम है उसमें क्लब कर देंगे।
अब दूसरा, अगर चाइल्ड की टैलेंट बेसिस पे या नॉलेज बेसिस पर या उसने किसी कंपटीशन में कोई प्राइज मनी जीता है, तो वो प्राइज मनी जो भी इनकम होगी उसकी, वो एग्जेम्प्टेड है, फुली एग्जेम्प्टेड है। ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, पेरेंट्स ने क्या किया, प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी। किस तरह से? गिफ्ट के तौर पर, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है विद अ माइनर चाइल्ड। ठीक है। गिफ्ट की इनकम किसकी हुई? चाइल्ड की, क्योंकि एक्चुअल ऑनर कौन है? चाइल्ड। अब सरकार ने फिर कहा हमें फिर से बेवकूफ बना रहे हैं, अब हमने स्पाउस से कैंसिल करवाया आपका सीन, अब आप चाइल्ड को ट्रांसफर करके एग्जेम्पशन क्लेम कर रहे हैं। उन्होंने फिर से रूल बनाया कि जो ट्रांसफरर है उसकी इनकम में क्लब कर दी जाएगी माइनर जो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, एंड द ट्रांसफरर इज कंसीडर्ड एज द डीम्ड ऑनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी। थर्ड इज होल्डर ऑफ इम्पार्टेबल स्टेट। कई प्रॉपर्टीज, कई स्टेट्स ऐसी होती है जिनकी पार्टीशन पॉसिबल नहीं हो सकती, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर या फिर उनका एरिया इतना होता है, या फिर इतने सारे लोग रह रहे होते हैं कि उनकी पार्टीशन पॉसिबल नहीं है, उसकी डिवीजन पॉसिबल नहीं है। इसीलिए क्या कहते हैं गवर्नमेंट, कहते हैं कि जो होल्डर है उस प्रॉपर्टी का, उसकी इनकम में क्लब की जाएगी, और जो होल्डर होगा दैट विल बी कंसीडर्ड एज डीम्ड ऑनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इज मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी की भी प्रॉपर्टी होगी जहां पे वो काम करते हैं या जिसके वो होल्डर हैं। अब हर एक मेंबर के पास कुछ कुछ प्रॉपर्टी होती है। अब अगर वो मेंबर आगे रेंट पर चढ़ा देता है वो प्रॉपर्टी, और जो उसे इनकम आती है दैट इज द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, दैट विल बी इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। अब इसमें एक्चुअल ऑनर कौन है? कोऑपरेटिव सोसाइटी। लेकिन इनकम कौन ले रहा है? दी मेंबर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसीलिए जो मेंबर जिसको इनकम हो रही है दैट विल बी कंसीडर्ड एज डीम्ड ऑनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इज पर्सन इन पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी। अब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत एक सेक्शन है, सेक्शन 53A। वो क्या कहता है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। अब वो पार्ट परफॉर्मेंस हुआ है, पार्टली परफॉर्म्ड हुआ है। ठीक है। अब जो ट्रांसफरी है उस पार्ट परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग, उस पार्ट परफॉर्मेंस को लेकर अब उस पोजेशन, उस जो प्रॉपर्टी की ट्रांसफर है जो कि सब्जेक्ट मैटर है, उसकी पोजेशन ले लेता है। ठीक है। और उसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत उसकी पोजीशन कंटिन्यू रहती है। लेकिन पार्ट परफॉर्मेंस में क्या नहीं हुआ, वो डीड रजिस्टर नहीं हुई है, तो एक्चुअल ऑनर वो ट्रांसफरी नहीं हुआ अभी तक, लेकिन his intention is to continue the possession of the property on the behalf of part performance of the contract. He is willing to perform his part of contract, or he has already performed his part of contract. यानी कि ट्रांसफरी ने अपने हिस्से का कॉन्ट्रैक्ट जो था उसने परफॉर्म कर दिया है, या फिर वो विलिंग है परफॉर्म करने को। ठीक है। और इसी के लिए वो अपनी जो प्रॉपर्टी है उसकी पोजीशन कंटिन्यू कर रहा है। अब इसके रिगार्डिंग, अब एक्चुअल में ऑनर कौन है? ट्रांसफरर। अभी डीड रजिस्टर नहीं हुई है तो एक्चुअल ऑनर इज ट्रांसफर, लेकिन जो इनकम होगी वो ट्रांसफरी की इनकम के साथ क्लब कर दी जाएगी। द ट्रांसफरी विल बी कंसीडर्ड एज डीम्ड ऑनर, क्योंकि ट्रांसफरर उसके अगेंस्ट सूट फाइल नहीं कर सकता। And the last but not the least is when the person is in possession of a property for minimum 12 years. That person will be considered as the deemed owner. अब क्या हुआ, कोई पर्सन है एक प्रॉपर्टी में 12 साल से रह रहा है, मिनिमम 12 ईयर्स। ठीक है। अब 12 साल के बाद उसका एक्चुअल ऑनर आया, उसने केस फाइल किया उसके डिस्पोजेशन के लिए कि ही हैज टू लीव माय हाउस, उसको घर से निकालो, उसे मेरी प्रॉपर्टी से निकालो, ये मेरी प्रॉपर्टी है। अब कोर्ट कहती है 12 साल तक आप कहाँ थे जो आप अब डिस्पोजिशन की कोर्ट सूट फाइल कर रहे हैं अगेंस्ट दी पर्सन। अब 12 साल तक, दिस इज द डॉक्ट्राइन ऑफ एडवर्स पोजेशन, दैट मीन्स अ पर्सन हु इज हैविंग द पोजेशन ऑफ अ प्रॉपर्टी फॉर मिनिमम 12 years, that person is considered as the deemed owner of the property. अगर हम सम अप करें सारे पॉइंट्स को, तो ऑनर में डीम्ड ऑनर भी इंक्लूड होता है। डीम्ड ऑनर किसके अंडर डिफाइंड है? सेक्शन 27 के अंदर। अब डीम्ड ऑनर में कौन कौन सी चीजें आती हैं? अगर पर्सन अपने स्पाउस को ट्रांसफर करता है प्रॉपर्टी विदाउट एनी एडिक्वेट अमाउंट, then the income of that property will be clubbed into the income of the spouse who is the transferor, and the income will be taxable to the assessee.
ओके, एंड दैट असेसी विल बी कंसीडर्ड एज डीम्ड ऑनर। सेकंड, अगर माइनर चाइल्ड को ट्रांसफर करता है, माइनर चाइल्ड के साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट करता है वो तो वॉइड होगा। इसीलिए मैंने एग्जांपल में भी गिफ्ट्स के साथ एक्सप्लेन किया। अगर माइनर चाइल्ड को गिफ्ट करता है प्रॉपर्टी तो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। जो भी इनकम होगी वो पेरेंट्स जिसकी भी इनकम हायर है उसके इनकम के साथ क्लब कर दी जाएगी, एंड द असेसी द ट्रांसफरर विल बी द डीम्ड ऑनर। देन थर्ड इज द होल्डर ऑफ इम्पार्टेबल एस्टेट। कोई इम्पार्टेबल स्टेट है जिसकी पार्टीशन नहीं हो सकती, जो भी प्रॉपर्टी का होल्डर है वो डीम्ड ऑनर है। देन इज मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। किसी मेंबर, कोई होल्डर है प्रॉपर्टी का, वो आगे रेंट पर देता है, जो भी उसको इनकम होगी दैट मेंबर ऑफ द प्रॉपर्टी विल बी कंसीडर्ड एज डीम्ड ऑनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी, एंड द इनकम विल बी क्लब्ड इनटू हिज इनकम एंड इज टैक्सेबल। And then is a person in possession of property as per section 53A of Transfer of Property Act. That means in the furtherance of completion of partly performed contract for transfer of property. ठीक है, then is possession of person in possession of property for minimum 12 years. The doctrine of adverse possession, that means the person is having the possession of the property for minimum 12 years, that will be considered as deemed honor. वीडियो में देखेंगे कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन कैसे करते हैं, जो कि सेक्शन 23 के अंदर गिवन है। कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो, कमेंट सेक्शन खुला है, उसमें मेंशन कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।